THI एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट और हाँ बेल आइकॉन को दबाना न भूलें ताकि हमारे सभी वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिलती रहे। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। THI एजुकेशन चैनल में आज आप फिर से स्वागत है। मैं अंगद वर्मा, आपका फिजिक्स टीचर। बच्चों, हम आप यूपी बोर्ड में क्लास 12 की फिजिक्स सीख रहे हैं। फिजिक्स में हमने बहुत कुछ सीखा है। उसी के क्रम में हम आज आपके लिए एक बहुत ही उपयोगी टॉपिक लेकर आए हुए हैं। टॉपिक क्या है बच्चों? चुंबकीय द्विध्रुव। तो चुंबकीय द्विध्रुव तो अभी आप सीखेंगे ही, तथा एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे किसी चुंबकीय द्विध्रुव पर बलयुग्म का आघूर्ण। दो बातें इनको सीखनी है बच्चों। एक तो हमें सीखना है कि चुंबकीय द्विध्रुव क्या होते हैं। दूसरी बात हमें सीखनी है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे किसी चुंबकीय द्विध्रुव पर बलयुग्म का आघूर्ण सीखना है। ये दोनों बातें तो हमें सीखनी है। साथ साथ हमको इसी टॉपिक से जुड़ी हुई हमको एक टॉपिक धारामापी सीखनी है बच्चों। धारामापी बोर्ड की दृष्टि से भी, कंपटीशन की दृष्टि से भी बहुत ही उपयोगी टॉपिक है। तो जब सबसे पहले हम इसको क्लियर करके रखेंगे, तब हमारे लिए धारामापी भी बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगी। तो चलिए आज हम आप मिलकर सीखते हैं चुंबकीय द्विध्रुव, मैग्नेटिक डाइपोल। और मैग्नेटिक डाइपोल को जब हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर एक टॉर्क काम करता है। उसी टॉर्क की वैल्यू हमें निकालनी बच्चों। तो चलिए हम आप मिलकर निकालते हैं। सबसे पहले हम सीखते हैं चुंबकीय द्विध्रुव क्या है। हम वैद्युत द्विध्रुव सीखे हुए हैं बच्चों। उस वैद्युत द्विध्रुव तो सीखे हुए थे कि दो बराबर किंतु विपरीत आवेश, बराबर किंतु विपरीत आवेश हम सीखे थे कि भाई वैद्युत द्विध्रुव कहलाता था जब बराबर और विपरीत आवेश अब हमें वैद्युत द्विध्रुव नहीं सीखना है, चुंबकीय द्विध्रुव सीखना है। चुंबकीय द्विध्रुव मैग्नेटिक डाइपोल है। क्या होगा चुंबकीय द्विध्रुव? भाई जैसे वैद्युत द्विध्रुव में हम जानते हैं दो बराबर और विपरीत आवेश होते हैं, वैसे ही चुंबकीय द्विध्रुव में बराबर और विपरीत सामर्थ्य या बराबर और विपरीत ध्रुव सामर्थ्य वाले ध्रुव प्रबलता वाले दो ध्रुव होते हैं। बराबर और विपरीत प्रबलता वाले दो ध्रुव होते हैं जिन्हें हम N कहते हैं, S कहते हैं। ये भी एक दूसरे से बहुत अल्प दूरी पर स्थित हों या एक दूसरे से निश्चित दूरी पर स्थित हों, यह निकाय चुंबकीय द्विध्रुव है। उसके अलावा बच्चों हमको कुछ और बातें सीखनी है। इसको क्लियर होने से पहले हम एक और बात समझ लें। चुंबकीय द्विध्रुव तो आप सीख ही गए, सीख ही जाएंगे अभी। आप चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण भी साथ साथ सीखना है। चुंबकीय द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव एक जैसी ही राशियां हैं। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण भी एक जैसी राशियां हैं। वैद्युत द्विध्रुव हम पढ़े थे कि बराबर और विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हों तो ऐसा ही निकाय वैद्युत द्विध्रुव कहलाता था। फिर बच्चों हम इसका द्विध्रुव आघूर्ण पढ़े थे कि वैद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों में से एक आवेश और उनके बीच की दूरी का गुणनफल, तो बीच की दूरी 2L मानी गई थी और यही बन गया था वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। आपने कहा था कि सदिश राशि है और इसकी दिशा वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष के अनुदिश ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। ठीक वैसे ही यहां भी हमें सीखना है। कोई दंड चुंबक होता है, उसके दोनों ध्रुवों की प्रबलताएं जो आकर्षित करने की क्षमता होती है वही उसकी प्रबलता कहलाती है, वही उसका ध्रुव सामर्थ्य कहलाता है। उत्तरी ध्रुव का ध्रुव सामर्थ्य +m से, दक्षिणी ध्रुव का ध्रुव सामर्थ्य -m से, बीच कुछ निश्चित दूरी हो जाए 2L मान लीजिए, L मान लीजिए, तो ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर और विपरीत ध्रुव सामर्थ्य वाले, बराबर और विपरीत प्रबलता वाले ध्रुव एक दूसरे से कुछ निश्चित दूरी पर या अल्प दूरी पर स्थित हों, वो चुंबकीय द्विध्रुव कहलाएगा। इसके सेंस में आप समझेंगे। अभी और बातें भी। फिर चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण भी सीखना होगा। तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण बच्चों आप सीखेंगे क्या? इसको कैपिटल M से प्रदर्शित किया जाता है। चुंबकीय द्विध्रुव के एक ध्रुव सामर्थ्य और उनके बीच की दूरी का गुणनफल। एक ध्रुव सामर्थ्य चाहे कैपिटल M माने आंकिक मान उसका, और बीच की दूरी का गुणनफल ही चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। ये बच्चों सिर्फ दंड चुंबक के केस में होगा।
बाकी के केस में ध्रुव सामर्थ्य पता नहीं चल पाता है, यहां भी पता होने में कठिनाई होती है ध्रुव सामर्थ्य के। लेकिन आप जानते रहें कि अगर मान लीजिए हमें ध्रुव सामर्थ्य कहीं पता चलता है तो किसी चुंबकीय द्विध्रुव का जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो ध्रुव सामर्थ्य और बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। ये डेफिनेशन बच्चों हम सिर्फ चुंबकीय द्विध्रुव के केस में सीख रहे हैं, चुंबकीय द्विध्रुव से कंपैरिजन करके सीख रहे हैं। डेफिनेशन एक और हमें सीखनी है, अभी सीखते हैं। उससे पहले आप इसको भी अपने मन में बैठा लें कि किसी भी चुंबकीय द्विध्रुव को किसको कहेंगे आप, कि हर वह निकाय जिसमें बराबर और विपरीत प्रबलता वाले या बराबर और विपरीत ध्रुव सामर्थ्य वाले दो ध्रुव एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हों, चुंबकीय द्विध्रुव कहलाता है। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो गया, चुंबकीय द्विध्रुव के एक ध्रुव सामर्थ्य m और उनके दोनों ध्रुवों के बीच की प्रभावी लंबाई का जो गुणनफल होता है वो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। बच्चों सदिश राशि है, राशि भी ध्यान रखेंगे, सदिश राशि है तो दिशा याद कर लेनी है। दिशा क्या होगी, दिशा याद करनी है द्विध्रुव की अक्ष की अनुदिश दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर या से n की ओर। ये बच्चों सिर्फ इससे कंपैरिजन करके सीखा जा रहा है, ये डेफिनेशन आपको लिखनी नहीं था, मैं लिखने के लिए भी बताते हैं हम। इसको थोड़ा सा फिर से अपने फर्स्ट चैप्टर में जाएं तो आप वहीं सीखे थे कि जब कोई वैद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल किसी वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक बलयुग्म कार्य करता है। वह बलयुग्म उस वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में जब ला देता है तो वो साम्य स्थिति हो जाती है। और आप कहते हैं कि बलयुग्म कार्य करता है जो वैद्युत द्विध्रुव को साम्य स्थिति में लाने का प्रयास करता है और उसका नाम रखा गया था प्रतिनयन बलयुग्म का आघूर्ण। प्रतिनयन बलयुग्म होता है, उसका आघूर्ण प्रतिनयन बलयुग्म का आघूर्ण कहलाता है। तो मतलब जब वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक बलयुग्म कार्य करता है। ठीक वैसे ही जब चुंबकीय द्विध्रुव भी चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाते हैं तो उन पर भी एक बलयुग्म कार्य करता है जो उसे घुमाकर या जो उसकी अक्ष को घुमाकर क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करता है। ऐसे निकाय ही चुंबकीय द्विध्रुव कहलाते हैं। परिभाषा में आपको यही शब्द जोड़कर रखना है कि चुंबकीय द्विध्रुव किसको कहेंगे, हर वह निकाय जिसे बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उस पर एक बलयुग्म कार्य करे और जो उसे घुमाकर क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करे, चाहे प्रयास करे चाहे चलिए बच्चों हम सीख गए भाई चुंबकीय, थोड़ा सा फिर से डेफिनेशन पे आ जाएं। चुंबकीय द्विध्रुव हम किसको कहेंगे और उसका द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा। पहले आप चुंबकीय द्विध्रुव वो परिभाषा भूल जाएं कि बराबर और विपरीत ध्रुव सामर्थ्य। अब आप डेफिनेशन ये याद करेंगे कि हर वह निकाय जिसे चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर उस पर एक बलयुग्म कार्य करे और वह बलयुग्म उसे घुमाकर क्षेत्र की दिशा में ले आए अथवा ले आने का प्रयास करे। तो हर वह निकाय चुंबकीय द्विध्रुव कहलाएगा। फिर से मैंने बैठा लिया, हर वह निकाय जिसे बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर उस पर एक बलयुग्म कार्य करे जो उसकी अक्ष को घुमाकर क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करे। हर वह निकाय जिसे बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर उस पर एक बलयुग्म कार्य करे जो उसकी अक्ष को घुमाकर क्षेत्र की दिशा में ले जाने का प्रयास करे, वही निकाय चुंबकीय द्विध्रुव कहलाता है। चुंबकीय द्विध्रुव क्लियर हो गया बच्चों, तो उसका उदाहरण याद कर लें। जैसे धारावाही लूप, धारावाही लूप किसी भी आकार का, चाहे आयताकार चाहे वृत्ताकार धारावाही लूप, धारावाही कुंडली, धारावाही पर्णलिका, ये सब चुंबकीय द्विध्रुव हैं। ये सब चुंबकीय द्विध्रुव हैं। तो हमारा दंड चुंबक भी, माने कोई लौह चुंबक का कोई भी अणु परमाणु भी चुंबकीय द्विध्रुव है। अगर आप उसे चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो उस पर एक बलयुग्म लगेगा और उसको घुमाकर क्षेत्र की दिशा में ले जाएगा। तो उदाहरण आपको याद हो जाए, हमने कहा भाई
धारावाही लूप, धारावाही कुंडली, धारावाही पेंडुलिका, दंड चुंबक और भी जो चुंबक हैं, चुंबक की सभी वैरायटी, सब चुंबकीय द्विध्रुव हैं। अब भाई चुंबकीय द्विध्रुव याद हो गया आपको, उसका उदाहरण आप समझ गए, तो आगे बढ़ा जाता है। आगे हमें सीखना है कि जब कोई चुंबकीय द्विध्रुव किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक बलयुग्म कार्य करता है बच्चों। तो बलयुग्म क्या होता है? बलयुग्म याद कर लीजिए फिर से। बलयुग्म आप लेबंद में पढ़े थे। अब लेबंद की बात तो ना करिए, आपके मन में होगा कि लेबंद तो बोर्ड से निकल गया है, और बोर्ड से निकल गया तो आपने पढ़ना भी छोड़ दिया है। पढ़ना मत छोड़िए बच्चों, लेबंद ही कंपटीशन की दृष्टि से सबसे इंपॉर्टेंट है। तो लेबंद पे ध्यान 12th से बिल्कुल भी कम नहीं रखना है, क्योंकि आपको ऐसा नहीं है कि 12th करके रुक जाना है, आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने हैं। तो 11 की वैल्यू 12th से कहीं भी कम नहीं है, बल्कि ज्यादा ही है। तो चलिए बलयुग्म सीखा जाए। बलयुग्म में भाई बलों का जोड़ा है। कैसे बलों का जोड़ा है? जो बराबर हो, समांतर हो, विपरीत हो। बराबर, समांतर और विपरीत बल एक दूसरे से भाई जिनकी क्रिया रेखाएं अलग अलग बिंदुओं पर हो, बराबर या फिर समांतर, देख रहे हैं समांतर, क्रिया रेखाएं भी अलग अलग बिंदुओं पर हो, ऐसा बलयुग्म माने ऐसा बलों का जोड़ा ही बलयुग्म कहलाता है। अब बलयुग्म करता क्या है बच्चों? बलयुग्म उस निकाय को घुमाने का प्रयास करता है, और घुमाने वाला जो गुण है बल का आप जानते हो, बलागुण कहलाता है। अब बलयुग्म अगर घुमाने का प्रयास करेगा तो बलयुग्म का गुण कहलाएगा। बलयुग्म का गुण आप याद कर लें कि बलयुग्म में से एक बल और दोनों बलों के क्रिया रेखाओं के बीच की दूरी का गुणनफल, ये बीच की दूरी है बच्चों, बीच की दूरी का जो गुणनफल होगा वही बलयुग्म का गुण होता है, वही टार्क होता है। वही टार्क आपको निकालना है किस पर? चुंबकीय द्विध्रुव पर। तो पहले बलयुग्म क्लियर कि दो बराबर, समांतर और विपरीत बल जिनकी क्रिया रेखाएं अलग अलग बिंदुओं पर हो बलयुग्म कहलाते हैं। बलयुग्म का गुण क्या हो गया? बलयुग्म में से एक बल तथा दोनों बलों के क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी का गुणनफल बलयुग्म का गुण कहलाता है। क्लियर हो गया? चलिए क्लियर हो गया, तो अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली हेडिंग पे। अगली हेडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगली हेडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है? हेडिंग है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखे, एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखे किसी चुंबकीय द्विध्रुव पर, किसी चुंबकीय द्विध्रुव पर बलयुग्म का गुण। बच्चों इम्तिहान में आ जाए तो आपको समझ ही रहे हैं क्या करना है। इसको और एक तरीके से पूछता है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत रखे किसी आयताकार धारावाही कुंडली, आयताकार धारावाही कुंडली पर बलयुग्म का गुण, बलयुग्म का गुण। बात बैठी दिमाग में। किसी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखे आयताकार धारावाही कुंडली पर बलयुग्म का गुण निकालना है, या किसी चुंबकीय द्विध्रुव पर, चूंकि अभी आप चुंबकीय द्विध्रुव का उदाहरण पढ़े थे बच्चों, कोई भी धारावाही लूप, धारावाही कुंडली, धारावाही पेंडुलिका सब चुंबकीय द्विध्रुव होते हैं। तो चाहे चुंबकीय द्विध्रुव पर पूछे, चाहे आयताकार धारावाही कुंडली पर पूछे, बात तो एक ही होगी। तो बात एक ही होगी, तो आप निकाल लीजिए। हम निकालने के लिए क्या करते हैं बच्चों, क्या ध्यान रखना हमको? सबसे पहले में कुंडली रख दें, उस भाई एक आयताकार कुंडली रख देते हैं, पहले चुंबकीय क्षेत्र बना देते हैं, वो भी एक समान चुंबकीय क्षेत्र। हम जानते हैं जब बल रेखाएं समांतर और समदूरस्थ हों तो चुंबकीय क्षेत्र एक समान कहलाता है। हम मान लेते हैं इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक आयताकार कुंडली, नाम उसका हम रख देते हैं P, Q, R और S। एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में हम मान लेते हैं कि प्रारंभ में क्षेत्र की लंबवत रखी हुई है। हम मान लेते हैं कि इस कुंडली में I एम्पीयर की धारा कुछ इस दिशा में या क्लॉकवाइज दिशा में या दक्षिणावर्त दिशा में बह रही है। दक्षिणावर्त दिशा में बह रही है। तो अब हमको क्या करना है बच्चों, हमको ये पता लगाना है। देखिए पहले तो कुंडली क्लियर हो जाए। कुंडली है कैसे बच्चों? कुंडली हमारी कुछ ऐसी ही है। कुंडली को आप ऐसे समझिए कि अगर चुंबकीय क्षेत्र हम समझ लें ब्लैक बोर्ड के तल में, हम मान लें कि लेफ्ट टू राइट है,
तो कुंडली ऐसे रखी हुई है। धारा कैसे बह रही है इसमें, इस भुजा में आगे की तरफ, इसमें नीचे, इसमें भी अंदर की तरफ, इसमें ऊपर, ऐसे ही धारा बह रही है। ये भुजा हम समझ गए भाई अंदर की तरफ, इसमें भाई इसमें ऊपर की तरफ, इसमें नीचे, इसमें बाहर, इसमें अंदर, इस तरह से धारा बह रही है। हम मान लेते हैं कि भाई PQ की लंबाई L है, PQ L है और RS मान लेते हैं B है। लेंथ ब्रेथ मान लिया गया भाई आयताकार धारावाही कुंडली है जिसकी लंबाई PQ बराबर L मान लेते हैं और QR, ओ सॉरी RS नहीं, QR हमारा जो है वो B मान लेते हैं। QR लेंथ ब्रेथ मालूम चल गया। अब हमें क्या करना है बच्चों, हमको सबसे पहले चारों भुजाओं पर बल ज्ञात कर लेना है। बल ज्ञात हो जाएगा तो आप क्या बता देंगे कि भाई आप देखेंगे कि दो बल बलयुग्म का निर्माण करेंगे, दो बल एक दूसरे की दिशा में हो जाकर एक दूसरे का प्रभाव निरस्त कर देंगे। तो पहले चारों भुजाओं पर बल ज्ञात होना चाहिए। तो चलिए भाई आप जान गए कि एक आयताकार धारावाही कुंडली PQRS जिसकी लंबाई L चौड़ाई B है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में क्षेत्र के लंबवत रखी हुई है। क्षेत्र के लंबवत रखी हुई है, मन में रहे कि सारी भुजाएं क्षेत्र के लंबवत हैं। तो भाई चुंबकीय क्षेत्र के कारण, चुंबकीय क्षेत्र के कारण लूप की भुजा PQ पर बल, लूप की भुजा PQ पर बल हम मान ले F1 है, तो F1 बराबर क्या लिखेंगे बच्चों, हम जानते हैं भाई धारावाही चालक पर लगने वाला बल ILB sin थीटा होता है। लंबाई L ही मानी गई है, थीटा 90 माना गया है। तो आप समझ रहे हैं कि F1 बराबर हो गया ILB केवल। दिशा निकालने के लिए बच्चों हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लगाएं। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में हम जानते हैं कि तर्जनी किसकी दिशा में चुंबकीय क्षेत्र, मध्यमा किसकी दिशा में धारा और अंगूठा किसकी दिशा में लगने वाले बल की। तो चुंबकीय क्षेत्र आपने कहा भाई ऊपर सामने की तरफ है, आप कह रहे हैं धारा ऊपर बह रही है तो बल किधर लगेगा। आप कह सकते हैं कि इस चित्र में तो तल के लंबवत अंदर लग रहा है, लेकिन आप अगर इस चित्र की बात करेंगे तो आप समझ रहे हैं कि इसमें भी इसी भुजा पर अंदर की ओर कह सकते हैं। तो हम लिख दे रहे हैं तल के लंबवत अंदर, तल के लंबवत अंदर। चलिए एक भुजा पर बल ज्ञात हो गया। इसी प्रकार भुजा RS पर बल, भुजा RS पर बल मान ली F2 है बच्चों। ये RS है, उसकी भी लंबाई L ही मानी गई है। तो हम समझ रहे हैं भाई आयत है तो L ही होगी, हम समझ रहे हैं कि ILB ही होगा। बस अब इसकी दिशा में क्या होगा बच्चों, धारा की दिशा हम जान रहे थे जहां ऊपर थी, धारा की दिशा कहां हो जाएगी, नीचे की ओर हो जाएगी। तो जो बल की दिशा है वो अंदर की बजाय किधर हो जाएगी, बाहर। आप कह सकते हैं तल के लंबवत बाहर, तल के लंबवत बाहर। अपने चित्र में के हिसाब से हम लिख रहे हैं, बाकी एक्चुअल लाइफ में आप कैसे होगा वो आप समझ रहे हैं। अब आप थोड़ा सा देख लीजिए कि एक बल अंदर की ओर लगा, यही था, एक बल अंदर की ओर ढकेलेगा, एक बल बाहर की ओर ढकेलेगा। तो आप समझ रहे हैं कि ये दोनों, ये बल भी ILB है, ये बल भी ILB है, बराबर है, समांतर है, विपरीत है। क्रिया रेखाएं भी इसकी यहां से जाएगी, इसकी यहां से जाएगी। तो क्रिया रेखाएं भी अलग अलग biंदुओं पर हैं। तो इसका मतलब है कि ये दोनों बल युग्म का निर्माण कर रहे हैं। तो बल युग्म का निर्माण कर रहे हैं। आप लिखिए, चूंकि बल F1 व F2, F1 व F2 बल युग्म का निर्माण करते हैं, बल युग्म का निर्माण करते हैं। चलिए अभी आप बल युग्म का आघूर्ण निकालेंगे। पहले जो दो भुजाएं बची है उन पर भी देख लीजिए। भाई चुंबकीय क्षेत्र के कारण बच्चों चूंकि लिखने की बजाय आप लिख दीजिए कि स्पष्ट है कि बल F1 व F2 बल युग्म का निर्माण करते हैं। अब चलिए चुंबकीय क्षेत्र के कारण भुजा QR पर बल, QR पर बल हम मान लेते हैं F3 है। तो F3 बराबर क्या आ जाएगा, अब QR देखिए अपने चित्र में कहां है,
ये क्यू आर है। आप समझ रहे हैं कि इसकी लंबाई आपने बी मान रखी है, धारा तो इसमें भी आई ही बह रही है। आप जान गए कि क्यू आर पर लगने वाला बल F3 बराबर आई तो लिखेंगे ही बच्चों। आप आई के बाद L की जगह B हो गया, फिर कैपिटल B हो गया, चुंबकीय क्षेत्र, फिर साइन 90, क्योंकि सारी भुजाएं चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत थी। तो ये F3 बराबर हम समझ गए कि आई स्मॉल b कैपिटल B। इसकी दिशा निकालिए बच्चों। इसकी दिशा निकालने के लिए फिर से हम रख लेते हैं। हम जान रहे हैं कि चुंबकीय क्षेत्र सामने की तरफ हो गया, धारा हम समझ रहे हैं कि भाई इस दिशा में बह रही है, बाहर की ओर आ रही है, तो बल किधर लगेगा? बल ठीक ऊर्ध्वाधर ऊपर लगेगा। तो ऊर्ध्वाधर ऊपर कर देते हैं, ऊर्ध्वाधर ऊपर है, तल के लंबवत नहीं है, ये ऊर्ध्वाधर ऊपर है। इसी प्रकार चुंबकीय क्षेत्र के कारण जो भुजा बची हुई है, कौन भुजा? भाई SP बचा हुआ है, भुजा SP पर बल ज्ञात कर लीजिए। हम यह 4 मान लेते हैं, धारा वही, भुजा की लंबाई स्मॉल b, चुंबकीय क्षेत्र कैपिटल B। बच्चों दिशा ज्ञात करेंगे तो क्या होगा? धारा की दिशा। अब हम समझ रहे हैं कि धारा की दिशा बाहर की बजाय अंदर हो गई है, अंदर हो गई है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो ऊर्ध्वाधर ऊपर थी वो क्या हो जाएगी? ऊर्ध्वाधर नीचे। अब थोड़ा सा ध्यान से समझ लें कि एक बल की दिशा ठीक ऊपर हो गई, एक ठीक नीचे हो गई, तो दोनों बराबर समांतर विपरीत तो हैं, लेकिन हम समझ रहे हैं कि दोनों की क्रिया रेखा एक ही हो जाएगी और दोनों एक दूसरे का प्रभाव निरस्त कर देंगे। इसको हम लिख रहे हैं ऊर्ध्वाधर नीचे, ऊर्ध्वाधर नीचे। अब क्या समझाएंगे आप यहां समझाएंगे चूंकि बल F3 व F4 की क्रिया रेखा एक ही होने के कारण, क्रिया रेखा एक ही होने के कारण वे एक दूसरे का प्रभाव निरस्त कर देंगे, वे एक दूसरे का प्रभाव निरस्त कर देंगे। तो निरस्त कर दिए बच्चों, तो हम समझ गए कि दो बल थे जो बलून का निर्माण कर रहे थे, F1 F2, और F3 और F4 एक दूसरे का प्रभाव निरस्त कर दे रहे हैं। इसका मतलब है कि एक ही बलून में लगेगा और कौन बनाएगा? F1 और F2। F1 F2 आपने देख लिया था कि F1 अंदर ढकेल रहा है, F2 बाहर ढकेल रहा है, तो हम समझ रहे हैं कि यह बलून उसको घुमाने का प्रयास करेगा। और कैसे घुमाता है? उसकी अक्ष को घुमाकर क्षेत्र की दिशा में ले जाने का प्रयास करता है। तो चलिए हम घुमाते उसको। यदि हम ये मान लें कि यदि F1 व F2 से बना बलून, F2 से बना बलून लूप की अक्ष को थीटा कोण घुमा दे। लूप की अक्ष क्या होती बच्चों? थीटा कोण घुमा दे। आप लूप की अक्ष पढ़े हुए हैं, केंद्र से जाने वाली और तल के लंबवत खींची गई रेखा पहले कैसे जा रही थी? आप समझ रहे थे ये लूप था, ये अक्ष थी, ये अक्ष थी। अब जब भाई लूप घूम गया है तो अक्ष भी कुछ कोण घूम गया होगा। कितना माना आपने कि जो लूप का अक्ष है वो भाई लूप का अक्ष थीटा कोण घूम गया है। अब थोड़ा सा हम एक चित्र और बनाते हैं, एक चित्र बच्चों और बनाते हैं। यहीं आप एक चित्र और देखिए ध्यान से। ये बल रेखाएं फिर से खींच रहे हैं हम, जो बराबर भी हैं, समांतर भी हैं, विपरीत भी हैं। इसी में हमने मान लिया है कि ये लूप की अक्ष है। लूप की अक्ष का नाम रख दे रहे हैं n डैश। लूप की अक्ष चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण बना रही बच्चों। हमने मान रखा है कि यही कोण थीटा है, यही कोण थीटा है। अब हमें वैल्यू का गुण निकालना है, तो सबसे पहले आप चित्र थोड़ा सा देखें। F1 कहां लगा था? यहां कहां लगा था और कहां लगा था? तल के लंबवत अंदर। ये F1 था। F1 की दिशा आपने कहां कही थी कि अंदर की ओर है। यहां कहीं F2 लगा था बच्चों, इसको आपने कहा था कि बाहर की ओर है। F3 आपने कहा था ठीक ऊपर है, और F4 आप समझ रहे हैं कि ठीक नीचे होगा। हम इसी दिशा में F4 समझ रहे हैं, जो एक दूसरे का प्रभाव निरस्त कर दे रहे हैं। तो F1 और F2 हम समझ रहे हैं कि भाई एक दूसरे से कितनी दूरी पर होंगे? हम समझ रहे हैं कि स्मॉल b दूरी पर होंगे। स्मॉल b दूरी पर अगर दोनों हैं तो हम जान रहे हैं कि भाई इन्हीं दोनों ने लूप की अक्ष, जो कि आप केंद्र से जाने वाली और तल के लंबवत रेखा थी, ये n डैश, इसको थीटा कोण घुमा रखा है इन्होंने। हम मान लिए कि ये हमारा
F1 हो गया, ये हमारा F2 हो गया। थोड़ा सा दोनों चित्र ध्यान से देखें बच्चों, ये रेखा जो हमने खींची है उसका नाम हम लिख दे रहे हैं LM। हम समझ रहे हैं कि ये जो रेखा है यहाँ L है, यहाँ M है, यही LM रेखा है जो कि R या SP के बराबर है, स्मॉल b है। हम समझ रहे हैं कि जो NN डैश है वो केंद्र से जाने वाली और तल के लंबवत रेखा है, जिसका मतलब ये जो रेखा NN डैश है वो LM के लंबवत है। अब LM के लंबवत है तो हम समझ चुके होंगे भाई, अब हमको बलयुग्म का आघूर्ण निकालना है। अब बलयुग्म का आघूर्ण हम डेफिनेशन सीख गए हैं कि बलयुग्म में से एक बल, तो बल तो हम जाने चाहे F1 रख देंगे चाहे F2, और दोनों बलों के क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी का गुणनफल। तो पहले तो बल की क्रिया रेखा क्या होगी बच्चों, बल की दिशा में खींची गई सरल रेखा। तो बल की दिशा में चाहे F1 की दिशा में खींच दीजिए चाहे F2 की दिशा में, हम F1 की दिशा में एक क्रिया रेखा खींच देते हैं, ये क्रिया रेखा हो गई। अब अगर हम यहां से लंब छोड़ दें, चाहे इसको भी बढ़ा सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि F1 ही बढ़ा सकते हैं, आप इसको भी बढ़ा सकते हैं। यहां से लंब छोड़ दीजिए, हम मान ले रहे हैं ये जगह O हो गई, ये जगह O हो गई। बच्चों ध्यान से थोड़ा सा देखें, हमको दोनों बलों में से एक बल लेना है और दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी लेनी है। तो एक बल की क्रिया रेखा हम समझ गए हैं कि भाई ये दोनों क्रिया रेखाएं खींच गई हैं, लंबवत दूरी हम समझ रहे हैं OL है। हमें OL की ही वैल्यू निकालनी है बच्चों। OL की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा ध्यान से चित्र समझ लें। चलिए ध्यान से समझें, हम ये कोण समझ रहे हैं थीटा बच्चों, ये कोण समझ रहे हैं 90 है, ये कोण 90 है, ये कोण भी हम समझ रहे हैं 90 है, इधर वाला कोण भी 90 है। हम समझ रहे होंगे कि ये थीटा है बच्चों, तो ये भी थीटा ही होगा। थीटा होगा तो थोड़ा सा ध्यान से चित्र देख लें। अगर ये कोण थीटा है तो हम समझ रहे हैं कि एकांतर कोण शीर्षाभिमुख होने के नाते ये कोण भी थीटा ही होगा। अगर ये कोण थीटा हो गया, ये 90 हो गया, तो बच्चों हम समझ रहे हैं कि ये 90 माइनस थीटा होगा। फिर से ध्यान से समझ लें, ये थीटा था, संगत कोण होने के नाते ये थीटा हुआ। अब शीर्षाभिमुख होने के नाते ये थीटा हो जाएगा, और अगर ये थीटा हो गया तो हम समझ रहे हैं कि ये जो कोण हमारा है ये 90 माइनस थीटा हो गया। थोड़ा सा बड़ा वाला त्रिभुज देखिए OLM, अगर ये 90 माइनस थीटा है, ये 90 है, तो हम समझ रहे होंगे बच्चों ये कोण थीटा है। थीटा समझ गए हो तो बस काम हमारा निपट गया है। अब हम वॉल्यूम का आघूर्ण निकाल लेंगे। वॉल्यूम का आघूर्ण हम जाने, वॉल्यूम में से एक बल चाहे F1 रख दीजिए चाहे F2, और दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी OL होगी, वही OL का रखना है हमको। अब हमें OL का मान निकालना पड़ेगा, अभी मान निकालते हैं। पहले वॉल्यूम का आघूर्ण लिख दीजिए आप, पहले वॉल्यूम का आघूर्ण लिख दीजिए। घुमा दे, थीटा कोण घुमा दे तो वॉल्यूम का आघूर्ण, वॉल्यूम का आघूर्ण। वॉल्यूम का आघूर्ण क्या होगा बच्चों, हम पढ़ चुके। वॉल्यूम का आघूर्ण टार्क है, टाउ इज इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम में से एक बल, वॉल्यूम में से एक बल, और इनटू हम समझ रहे हैं बीच की लंबवत दूरी। अब बीच की लंबवत दूरी हमको वॉल्यूम में से एक बल चाहे F1 रख दें चाहे F2 रख दें, और लंबवत दूरी चित्र में आपने देखा था OL था बच्चों। अब हमको OL का मान थोड़ा सा चित्र से निकाल लेना है। चित्र से आप OL का मान निकाल लीजिए। एक समकोण त्रिभुज है आपके पास, यही देखिए बच्चों, समकोण त्रिभुज OLM से आप लगा दीजिए ज्ञात भुजा बट्टे ज्ञात भुजा। आपको LM ज्ञात है, LM हमारा स्मॉल b के बराबर है, OL हमें ज्ञात करना है, तो OL बटे LM। हम समझ रहे हैं इस थीटा के सामने की भुजा है, लंब होगी, 90 के सामने भुजा कर्ण है, लंब बटे कर्ण लिखा है बच्चों। लंब बटे कर्ण आप समझते हैं साइन थीटा होता है, तो OL बराबर आप सीख गए
एल एम साइन थीटा, एल एम की वैल्यू मालूम है आपको बी साइन थीटा। चलिए OL आ गया, तो अब आप OL का मान सीख गए हैं, तो आप F1 तथा OL का मान रख दीजिए। मान रख दीजिए, टाउ आ जाएगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो टाउ बराबर क्या है बच्चों, F1 की जगह क्या लिखे आप IL B लिखेंगे, और OL की जगह आप निकालिए हैं B sin थीटा। चलिए आ गया रिजल्ट। तो टाउ बराबर हमें क्या मिला, I मिला, L इंटू B एक साथ लिख दे रहे हैं बच्चों, इंटू कैपिटल B sin थीटा। L इंटू B बच्चों लेंथ इंटू ब्रेथ है, हम समझ रहे हैं कि उस आयताकार धारावाही लूप का क्षेत्रफल है। ये तो आयताकार आपने लिया था, वृत्ताकार होता तो पाई आर स्क्वायर रख लीजिएगा, जैसे आकृति होगी उसका क्षेत्रफल रखना है। तो हम अगली लाइन लिख रहे हैं, तो टाउ इज इक्वल टू IAB sin थीटा, जहां a बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, जहां a बराबर हम समझ रहे हैं कि L इंटू B लूप का क्षेत्रफल है, लूप का क्षेत्रफल है। चलिए टाउ बराबर IAB हो गया, ये तो लूप पर आ गया वॉल्यूम का घूम। अगर मान लीजिए कि दो फेरा होता, भाई एक फेरा इतना घुमा रहा है, दुई फेरा कितना घुमाता बच्चों, इसी का दुई गुना, तीन फेरा कितना घुमाता, इसी का तीन गुना, बलागुण लगाता चार होता, चार गुना n होगा तो n गुना लगाएगा। तो यदि हम मान लें कि यदि लूप के स्थान पर n फेरों की कुंडली हो, यदि हम मान लें कि लूप ना हो बल्कि n फेरों की कुंडली हो, तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, अब n IAB sin थीटा। n गुना आपने कर दिया है, थोड़ा सा एक लाइन और बस ध्यान दे लीजिए, खत्म हो जाएगा वॉल्यूम का आगुण। आपको ध्यान ये देना है कि जो हमारी राशि n IA है, राशि n IA क्या कहें इसको, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। m से प्रदर्शित करते हैं, हमने लिख दिया इक्वल टू m। तो ध्यान रखना, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण हमने सीखा तो था, क्या सीखा था कि चुंबकीय माने किसी चुंबकीय द्विध्रुव की एक ध्रुव सामर्थ्य और उनकी प्रभावी लंबाई का गुणनफल था। यहाँ n I चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है, तो समीकरण 2 से हमें टाउ बराबर क्या मिल जाएगा, समीकरण 2 से हमें टाउ बराबर मिला mb sin थीटा। बच्चों यही चुंबकीय द्विध्रुव पर लगने वाला वॉल्यूम का आघूर्ण हो गया। हम आप समझ रहे हैं कि m सदिश राशि है, b भी सदिश राशि है, तो हम टाउ भी सदिश राशि है, तो दूसरे रूप में हम इसको क्या लिख सकते हैं, वेक्टर टाउ इज इक्वल टू वेक्टर m क्रॉस वेक्टर b। ध्यान से याद कर लें, वेक्टर टाउ इज इक्वल टू क्या होता है, वेक्टर m क्रॉस वेक्टर b। तो ये फार्मूला हमारे चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का आ गया बच्चों। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण आप इसी सूत्र से निकालेंगे, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण वॉल्यूम का आघूर्ण किसी आयताकार धारावाही कुंडली पर या किसी चुंबकीय द्विध्रुव पर वॉल्यूम का आघूर्ण आ गया, टाउ बराबर mb sin थीटा। जहां m क्या है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, वैल्यू उसकी कितनी होती है, जहां m बराबर लिख रहे हैं, जहां m बराबर है n IA। n क्या है, फेरों की संख्या, I क्या है, बहने वाली धारा, A क्या है, घेरा गया क्षेत्रफल। अगर लूप होता बच्चों तो n बराबर आप कितना रख देते, 1, सिर्फ I इंटू A कर देंगे। आयताकार होगा तो L इंटू B रखना है A की जगह पर, वृत्ताकार हुआ तो पाई आर स्क्वायर रख लेंगे, जहां वृत्ताकार लूप का क्षेत्रफल हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगी। तो ये है वॉल्यूम का आघूर्ण टाउ बराबर mb sin थीटा। यही हमें निकालना था, निकालने के लिए आप फिर से एक बार देख लें, सब बातें समझ लें। भाई एक आयताकार धारावाही लूप PQRS, हम मान लेते हैं कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र PQRS एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में क्षेत्र के लंबवत रखा हुआ है, इस प्रकार से रखा हुआ है कि उसकी सारी भुजाएं लंबवत हैं। लूप में जब I धारा प्रवाहित की जाती है तो उसकी सभी भुजाओं पर बल लगता है। आपने क्या ज्ञात किया, भाई चुंबकीय क्षेत्र के कारण भुजा PQ पर बल ज्ञात कर लिया आपने, भुजा PQ पर बल ज्ञात हो गया। ILB दिशा आपने फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात की तो आपको अंदर की ओर पता चला। ऐसे ही RS पर आपने ज्ञात कर ली तो बाहर ज्ञात हो गया वतने बल।
फिर आपने देखा कि ये दोनों बलून बना रहे थे, बराबर थे, समांतर थे, विपरीत थे, क्रिया रेखाएं भी अलग अलग जगहों पर थी, तो ये बलून का निर्माण कर रहे थे। तो आप बलून का आघूर्ण निकालने लगे। बलून का आघूर्ण क्या हो जाएगा भाई? बलून का आघूर्ण हम समझ रहे हैं कि बलून में से एक बल और दोनों बलों के क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी का गुणनफल बलून का आघूर्ण कहलाता है। तो बलून का आघूर्ण निकालने से पहले हमें एक और बात ध्यान रखनी, कि द्विभुजा तो और भी है, उन पर भी बल लग रहा होगा, वो बल बलून का निर्माण करेंगे अथवा नहीं करेंगे। तो आपने क्या ज्ञात कर लिया? आपने भुजा QR पर और QR पर बल ज्ञात कर लिया और SP पर बल ज्ञात किया। एक की दिशा आप कहां पाए? ऊर्ध्वाधर ऊपर, दूसरे की दिशा पाए आप ऊर्ध्वाधर नीचे। भाई एक ऊर्ध्वाधर ऊपर, एक ऊर्ध्वाधर नीचे हो गया, इसका मतलब आप समझ गए कि दोनों एक दूसरे का प्रभाव निरस्त कर देंगे। प्रभाव निरस्त कर देंगे, बात खत्म हो गई। अब आप जान गए लेकिन F1 और F2 ने बलून बना रखा है। अगर हम समझ गए कि F1 और F2 ने बलून बनाया है तो बलयुग्म लूप को घुमाएगा। तो हम मान लेते हैं कि यदि F1 और F2 से बना बलयुग्म लूप की अक्ष फिर से याद कर लें, केंद्र से जाने वाली और तल के लंबवत खींची गई रेखा को थीटा कोण घुमा दे तो बलयुग्म का आघूर्ण टाउ बराबर क्या हो जाएगा? बलयुग्म में से एक बल गुणे बीच की लंबवत दूरी। एक बल चाहे F1 चाहे F2, और लंबवत दूरी के लिए आपने एक और चित्र बना रखा है। हमने माना था कि ये F1 ऊपर काम कर रहा है, F अंदर काम कर रहा है, ये अंदर वाला था, ये अंदर था, ये बाहर था, और इनके बीच की दूरी आपने देखा था स्मॉल b के बराबर थी, ये दूरी स्मॉल b हो गई। अब दोनों बलों की क्रिया रेखा हमने खींच दी, बीच की लंबवत दूरी OL हो गई। तो हम टाउ बराबर जान गए कि भाई F1 चाहे F2 इंटू OL हो गया। अब F1 और OL का मान रख देना है। OL का मान एक समकोण त्रिभुज से अज्ञात भुजा बटे ज्ञात भुजा करके आपने निकाल लिया है। आपको मालूम चाहता b sin थीटा है, b sin थीटा में से b का गुणा L में करा दिए तो L इंटू b, लेंथ इंटू ब्रेथ हो गया, लंबाई गुणे चौड़ाई हो गया, क्षेत्रफल में बदल गया। तो लूप पर वॉल्यूम का आघूर्ण टाउ बराबर IAB sin थीटा आया। अब लूप के स्थान पर अगर कुंडली होती तो 2 फेरा होगा तो और 2 गुना घुमाएगा, 3 होगा 3 गुना घुमाएगा, 4 होगा 4 गुना घुमाएगा, n होगा तो n गुना घुमा देगा। तो यदि लूप के स्थान पर हमारे लिए n फेरों की कुंडली होती तो टाउ बराबर क्या आ जाता है? NIAB sin थीटा। आप ध्यान रखेंगे कि ये लूप पर है, ये धारावाहिक कुंडली पर है। अब हमको याद किया रहना है कि राशि NIA भौतिक राशि है जिसका नाम है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। तो राशि NIA चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहलाती है, कैपिटल M से प्रदर्शित किया जाता है। तो NIA की जगह पर आपने M रख लिया तो टाउ बराबर मालूम चल गया MB sin थीटा। बच्चों M भी वेक्टर है, B भी वेक्टर है और भाई टाउ भी वेक्टर है। तो हम समझ गए इसका मतलब है कि दोनों वेक्टरों का वेक्टर गुणनफल कराया गया है, क्रॉस गुणनफल कराया गया है। तो आपने लिख दिया वेक्टर टाउ बराबर M क्रॉस B, जहां M की वैल्यू अलग से याद किए रहेंगे NIA। तो बच्चों ये चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण माने किसी चुंबकीय द्विध्रुव पर लगने वाले बलून का आघूर्ण ज्ञात हो गया है। इसी बलून के आघूर्ण की सहायता से आप चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की डेफिनेशन लिखते हैं। डेफिनेशन हम बताते हैं, आप ध्यान से समझिए। टाउ बराबर MB sin थीटा तो आ गया बच्चों। ये थीटा 90 कर दें तो आप जानेंगे sin थीटा की मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी और sin 90 + 1 हो जाएगा। और हम जानते हैं कि यही अधिकतम मान होता है। तो उस टाइम जो हमारा टाउ होगा वो टाउ मैक्स हो जाएगा और तब टाउ मैक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? टाउ मैक्स आ जाएगा सिर्फ MB के। टाउ मैक्स बराबर हो गया MB के। यदि हम B बराबर 1 कर दें बच्चों, 1 मतलब एकांक कर दें 1 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, तो हम समझ रहे हैं कि टाउ मैक्स बराबर हो जाएगा M के। यही M की परिभाषा है। इम्तिहान में यही परिभाषा लिखनी है आपको, बोर्ड एग्जाम के टाइम यही परिभाषा लिखनी होगी। बड़ी इंपॉर्टेंट परिभाषा है क्या कि एकांक चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत रखे। एकांक चुंबकीय क्षेत्र में कैसे रखे? क्षेत्र के लंबवत रखे। किसी भी चुंबकीय द्विध्रुव पर लगने वाला अधिकतम बलयुग्म का आघूर्ण, फिर से याद कर लें, एकांक चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत रखे किसी भी चुंबकीय द्विध्रुव पर लगने वाला अधिकतम बलयुग्म का आघूर्ण ही चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर होता है। याद हो गया? आप याद कर लिए थे कि M सदिश राशि है, यहां भी याद कर लें कि यहां चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण सदिश राशि है। इसकी दिशा क्या होगी? इसकी दिशा होगी S से M, मतलब द्विध्रुव की अक्ष के अनुदिश दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर। अब दक्षिणी उत्तरी ध्रुव तो चुंबक में होता है बच्चों। अब धारावाहिक कुंडली और लूप में कहां से होता है यह सीन? तो आप सीखे हैं कक्षा 10 में ही सीखे थे।
अगर कहीं धारा की दिशा है तो वो दक्षिणी ध्रुव होता है, और कहीं धारा की दिशा अगर एंटी क्लॉकवाइज है, इस तरीके से बह रही है, तो आप समझ जाएंगे कि वो उत्तरी ध्रुव की तरह व्यवहार करेगा। कहीं भी पता लगाना हो, आप उस किनारे खड़े हो जाएं, अगर उस किनारे पर धारा की दिशा दक्षिणावर्त बह रही है, घड़ी के चलने की दिशा में है, क्लॉकवाइज है, तो वो दक्षिणी ध्रुव होगा। और एक तो दक्षिणी ध्रुव मालूम चल गया तो बच्चों पीछे वाला उत्तरी ध्रुव हो जाएगा। तो दिशा क्या हो गई? द्विध्रुव की अक्ष की अनुदिश दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर। तो वैल्यू याद हो गई भाई, परिभाषा याद हो गई कि एकांक चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत रखे किसी भी चुंबकीय द्विध्रुव पर लगने वाला अधिकतम बलयुग्म का आघूर्ण चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर होता है। यह एक सदिश राशि है, इसकी दिशा द्विध्रुव की अक्ष की अनुदिश दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। मात्रक याद कर लें बच्चों, मात्रक क्या हो जाएगा भाई? हम m बराबर n i a पढ़े हैं, तो n तो संख्या है, कोई मात्रक नहीं, i एम्पियर, a मीटर स्क्वायर, तो मात्रक क्या हो जाएगा? एम्पियर मीटर स्क्वायर। भाई आयताकार था तो लंबाई गुणे चौड़ाई था, वृत्ताकार होगा पाई r स्क्वायर रख दीजिएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं, क्षेत्रफल है जिस तरीके से निकलेगा निकाल लीजिएगा। तो ये बलयुग्म का आघूर्ण आ गया बच्चों। बलयुग्म का आघूर्ण आप सीख लेंगे खूब ध्यान से। बलयुग्म का आघूर्ण सीख लेंगे तो अभी आप इसके आगे धारा मापी पढ़ने वाले हैं। धारा मापी इसी सिद्धांत पर कार्य करती है, इसी सिद्धांत पर कार्य करती है। तो ये सिद्धांत आपको क्लियर रहेगा तो धारा मापी समझने में बड़ी सरलता होगी। और धारा मापी बच्चों ये तो इंपॉर्टेंट है ही, धारा मापी समझ लीजिए कि एकदम परीक्षा में आने वाली टॉपिक है। या तो धारा मापी परीक्षा में आएगी या तो धारा मापी से जुड़ा हुआ न्यूमेरिकल आएगा, तो क्लियर तो करना ही है धारा मापी आपको। तो धारा मापी क्लियर करने से पहले ये टॉपिक आप एकदम अच्छे से क्लियर कर लेंगे तो धारा मापी भी आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो इसी के साथ हम अपनी वीडियो आज खत्म करते हैं बच्चों। अगली वीडियो में हम धारा मापी लेकर आपके लिए आएंगे, जो आपके लिए बड़ी ही मजेदार, बहुत ही उपयोगी टॉपिक धारा मापी का मीटर और वोल्ट मीटर में रूपांतरण देखा जाएगा, जो बहुत ही उपयोगी है आपकी बोर्ड की दृष्टि से भी, कंपटीशन की दृष्टि से भी। तो चलिए बच्चों, आज की इसी वीडियो के साथ आपको गुड बाय।